आज संपूर्ण विश्व में कोविड-19 पैंडेमिक के कारण प्रायः विश्व की सभी इकोनॉमीज संकट में घिरे हुए हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में आज के आर्थिक युग में अर्थशास्त्र के बारे में जानना अपरिहार्य बन गया है। तो आए आज हम अर्थशास्त्र के विषय में कुछ बातें करें। जहाँ तक अर्थशास्त्र विषय का प्रश्न है, इसका अभ्युदय स्वतंत्र रूप में 1776 ईस्वी में हुआ, जब एडम स्मिथ ने एक पुस्तक की रचना की, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। सर्वप्रथम एडम स्मिथ ने ही अर्थशास्त्र के बिखरे हुए विचारों को समेटकर सिस्टमेटिक रूप में एक परिभाषा दी, इसलिए उन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, अर्थात अर्थशास्त्र राष्ट्र की संपत्ति के प्रकृति और कारणों की खोज के बारे में बताता है। इसे हम शॉर्ट रूप में कहते हैं इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। अर्थशास्त्र संपत्ति का विज्ञान है। एडम स्मिथ क्लासिकल अर्थशास्त्री थे। उनके समकालीन अर्थशास्त्री में जेबी से, जीन बैप्टिस्ट से, रिकार्डो आदि का नाम आता है। इन तमाम अर्थशास्त्रियों का मानना था कि अर्थशास्त्र का संबंध धन से है। इसलिए शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों के द्वारा दी गई परिभाषाओं को वेल्थ कंसेप्ट के रूप में जाना जाता है। वेल्थ पर आधारित परिभाषा, किंतु धन पर केंद्रित परिभाषा होने के कारण कार्लाइल, रस्किन, मॉरिस आदि अर्थशास्त्रियों ने इस परिभाषा की कड़ी आलोचना की और उनका कहना था कि मनुष्य के लिए धन है, न कि धन के लिए मनुष्य। उन लोगों का मानना था कि मानव के स्थान को एडम स्मिथ ने गौण कर दिया है, जबकि धन के स्थान को ऊपर रखा है। अर्थात धन को साध्य उन्होंने माना है और मनुष्य को साधन। वस्तुतः धन साधन है और मनुष्य साध्य है। इसलिए उन लोगों ने इस परिभाषा की आलोचना की। बाद में 1890 ईस्वी में अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र की एक नई परिभाषा दी, जिसमें उन्होंने मनुष्य के कल्याण पर, मानव के कल्याण पर जोर दिया। इसलिए इस परिभाषा को वेलफेयर कंसेप्ट कहा जाता है।
वेलफेयर पर आधारित परिभाषा। उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन which is most closely connected with the attainment and use of material requisites of well-being। अर्थात मार्शल ने मनुष्य के व्यवहार के अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं के साथ साथ मानव कल्याण पर जोर दिया और इसके अंतर्गत मैटेरियलिस्टिक मानव को माना, लेकिन उसके साथ साथ मनुष्य का संबंध, मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का संबंध कल्याण से जोड़ा। लेकिन इनके द्वारा दी गई परिभाषा की भी आलोचना की गई इस आधार पर कि मार्शल ने मटेरियल गुड्स की कल्पना की, जबकि वस्तुतः नॉन मटेरियल गुड्स के अंतर्गत सर्विसेज आते हैं, जिसका अर्थशास्त्र के अंतर्गत उसका भी अध्ययन किया जाता है। इस तरह से मार्शल की परिभाषा की भी आलोचना की गई। फिर आता है 1932 ईस्वी का समय, जब प्रोफेसर रॉबिन्स ने एक पुस्तक की रचना की, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इसमें उन्होंने स्कार्सिटी पर आधारित परिभाषा दी, इसीलिए इसको स्कार्सिटी कंसेप्ट कहा जाता है। इसके अंतर्गत उन्होंने माना कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस that studies human behavior as a relationship between ends and scars means which have alternative uses। इस तरह उन्होंने कहा कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं। इन अनंत आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए उनके पास साधन सीमित हैं। अर्थशास्त्र सीमित साधनों के वैकल्पिक उपयोग के द्वारा कैसे मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, इसके बारे में बताया। इसलिए उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, अर्थात मनुष्य की कई प्रकार की आवश्यकताएं हो सकती हैं, लेकिन इन विभिन्न आवश्यकताओं के बीच वह तटस्थ रहता है। और इसी क्रम में उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स इज लॉजिक ऑफ चॉइस, अर्थात अपनी चयन का शास्त्र है। तो इन विभिन्न आवश्यकताओं का वह चयन करता है अपने दी हुई साधन के आधार पर। कैसे करता है? तो वह इंटेंसिटी ऑफ वांट्स, मनुष्य एक रैशनल प्राणी है, विवेकशील प्राणी है, और इसलिए वह कौन सी आवश्यकता उसे पहले उसकी पूर्ति करनी है और किस आवश्यकता की बाद में, इसके आधार पे वह चुनाव करता है। इस तरीके से रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र की जो पूर्व की दी हुई परिभाषाएं थी उसको परिमार्जित करने का प्रयास किया, किंतु इनके द्वारा दी गई परिभाषा की भी आलोचना की गई। और अब उसके बाद ग्रोथ ओरिएंटेड डिफिनीशंस, जिसके अंतर्गत सैमुएल्सन, पीटरसन एंड फर्गुसन आते हैं, उन्होंने कहा इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट स्टडीज दोज एक्टिविटीज ऑफ मैन which he undertakes to maximize his satisfaction by making proper use of scarce means। यहाँ उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि जो मनुष्य की स्कार्सिटी हैं मीन्स की, इन अपने सीमित साधनों को वह रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रोथ को एक्सीलरेट
करके और सोशल वेलफेयर को बढ़ा कर अपने साधनों का इस प्रकार से प्रॉपर यूज़ करे जिससे कि डेवलपमेंट बढ़े और सामाजिक कल्याण भी हो। इस तरीके से इन सारी आवश्यकताओं इन सारी डेफिनेशंस के आधार पे वी मे कंक्लूड दैट इकोनॉमिक्स इज अ साइंस concerned with the allocation of scarce means in such a manner that consumers can maximize their satisfaction, producers can maximize their profit, and society can maximize its social welfare। इस तरह से अर्थशास्त्र की तमाम दी हुई परिभाषाओं के आधार पे हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि अभी की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अर्थशास्त्र का महत्व और अधिक बढ़ गया है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि इकोनॉमिक्स इज दैट विच इकोनॉमिस्ट्स डू, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ व्हाट एंड हाउ। तो ये सारी तमाम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अर्थशास्त्रियों पे अब निर्भर है, अर्थशास्त्र पे निर्भर है। इकोनॉमिक्स एक डायनामिक साइंस है, सोशल साइंस है, जिसके अंतर्गत न्यू इनोवेशंस होते रहते हैं। अभी तमाम दुनिया के अर्थशास्त्री अभी इसमें लगे हुए हैं कि कैसे पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है फिर से पटरी पर आए और मानव जीवन सुगम हो। इसी के साथ फिर हम आगे मिलते हैं, फिर इसी कड़ी में सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स को लेकर के, और आगे फिर मिलते हैं। और इसके साथ ही यदि आपको ये लगा कि ये जो आज का ये वीडियो आपको बेनिफिशियल मालूम पड़ा, आप तो इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। सी यू अगेन वेरी शॉर्टली।